चलो हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा गलत है। तुमने आंसर दिया था बी फॉर बॉल यानी 25 बी ऑप्शन दिया था, तो बी ऑप्शन नहीं होगा इसका आंसर। देखो कह रहा कि सोमा की वार्षिक आय जो है इतने रुपए है, यानी कि 12 महीने की आय है ये। ठीक है, वार्षिक आय की बात कर रहा है, इसका मतलब 12 महीने की आय है ये। कह रहा है कि सोमा की वार्षिक आय जो है 15 लाख रुपए है। ठीक है, हर महीने वह 30,000 रुपये की एक ईएमआई दे देता है। तीन कोई सामान वगैरह कार वगैरह खरीदी होगी, तो 30,000 रुपये उसकी ईएमआई जा रही है हर मंथ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उनके मासिक वेतन का कितना % एमआई में चला जाता है, मतलब मासिक मासिक वेतन का। तो पहले तो मासिक मतलब महीनवारी वेतन, पहले में 1 महीने का वेतन तो निकाल लें। तो ये जो 15 लाख रुपए है ये कितने महीने का है, 12 महीने का है, 1 साल। तो इसलिए 1 महीने का कितना होगा, 12 का भाग दे दो, इसमें 12 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 12 का भाग दे दो, 12 कम 12, इसके बाद 3 बचेगा, 12 3 24, 12 पंचे 60। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, 12 कम 12 और 3 बचेगा, और 12 दूना 24, 6 बजे, 12 पच्चीस 60, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा इतना आ जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि 30,000 रुपये एम आई पे खर्चा करता है, 30,000 रुपये एम आई पे वो खर्च करती है। तो देखो 30,000 रुपये ये क्या है, ये मंथली पेमेंट के लिए, यानी 1 महीने में वो 1,25,000 रुपये कमाती है। मंथली पेमेंट है कि मंथली इसकी पेमेंट जो है 1,25,000 रुपये। ठीक है, तो हमें कह रहा है कितना % EMI वो दे देती है, तो देखो 30,000 रुपये EMI देती है। 30,000 रुपये EMI देती है कितने रुपए पे, यानी 30,000 रुपये की EMI यानी किस्त। EMI का मतलब हो गया किस्त। ठीक है, तो 30,000 की किस्त देती है, कितने रुपए पे देती है, 1,25,000 रुपये पे देती है। तो यानी 30,000 रुपये जो है 1,25,000 का कितना % इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। निकाल लो %। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। इसके बाद क्या करो, इसको काट लो 25 से, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 6 चौका 24, यानी 24% है। कितना % है, 24% है। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, जो कि तुमने गलत कर रखा है, ये क्वेश्चन गलत करने लायक नहीं थे, समझे। अब देखो 62 और 63 दोनों क्वेश्चन तुमने छोड़ रखे हैं। ठीक है, अब 62 नंबर क्वेश्चन तुमको क्लॉक हमने नहीं पढ़ाया था, क्लॉक चैप्टर पढ़ चुके हो ना। देखो सब पढ़ी हुई चीज़ें हैं, ये सारी पढ़ी हुई चीज़ें, बस तुम्हारे माइंड में नहीं, पढ़ के छोड़ दिया। इसके बाद अपने मन से तो कभी ये भी तुम्हारा मन नहीं करता कि अपने मन से कोई एक चैप्टर रिवाइज कर ले, ये तुम्हारी बहुत गंदी आदत है, समझे। जो पढ़ रहे हो बस सोचते हो मैं बस ज़्यादा मिले, ज़्यादा यार, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ो। जितना पढ़ चुके उसका रिवाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक रिवाइज नहीं करोगे सब चीज़ें बेकार है। इसमें तो हमने तुमको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, दोनों घड़ी के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो दोनों घड़ी के बीच एंगल निकालने का हमने जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था 11m माइनस का 60h बटे में क्या होता है 2। ये होता है, ये क्या होता है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल होता है, यानी थीटा बराबर क्या होता है 11m माइनस का 60h बटे में 2। m क्या होता है, मिनट वाली सुई होती है, और h क्या होता है, घंटे वाली सुई होती है। ठीक है, अब देखो इसमें बोल रहा है कि 2:41 है, यानी कि h का मान कितना हो गया, 2 हो गया, और m का मान कितना हो गया, 41 हो गया। रख लो यहाँ पे, हल कर लो, क्या हो जाएगा 11 इंटू m का मान कितना है, m का मान है हमारा 41 माइनस का 60, और h का मान कितना है 2, और पाउंड में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कराओ, इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 451 माइनस का 120, और बटे में कितना हो जाएगा 2। जब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 331 बटे में 2। जब इसका भाग दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 165.5 आ जाएगा, 165.5 आएगा। ठीक है, अब तुम इसमें कन्फ्यूजन कहाँ हो गए, तुम कन्फ्यूजन यहाँ पे हो गए। मान लो इसका तो आंसर आ गया, 165.5 आंसर हो गया। ठीक है, अब तुम कन्फ्यूजन यहाँ पे हुआ होगा, हमें लग रहा है कि कह रहा छोटा वाला कोण कितना होगा, है ना। देखो ज़रा किस हिसाब से क्या होता है। देखो ऐसे हमारी घड़ी होती है, मान लो, अगर मान लो यहाँ पे 12 है, ठीक है, और ये मान लो 6 है। मान लो छोटी वाली सुई हमारी 12 पे है, चलो इसको नहीं बताते,
ये चीज़ इस तरह से बताते हैं, ये तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मान लो ये एक 12 है, ठीक है, और एक हमारा ये 3 है। छोटी वाली सुई जो है वो 12 पे है, ठीक है, और जो बड़ी वाली सुई है वो हमारी 3 पे है। याद रखना, जो छोटी वाली सुई है, ठीक है, छोटी वाली सुई देखो छोटी है, छोटी वाली सुई 12 पे है और बड़ी वाली सुई हमारी 3 पे है, ठीक है। तो ये जो इस फॉर्मूले से एंगल कौन सा निकलता है मालूम है? दोनों सुइयों के बीच का एंगल ये वाला निकलता है, ये वाला एंगल निकलता है, ठीक है। ये हो गया छोटा कोण, ये कौन सा हो गया? छोटा कोण हो गया। ये कौन सा कोण हो गया? छोटा कोण। यानी कि इस फॉर्मूले से जो आंसर निकलता है वो छोटा कोण ही निकलता है। अगर हमसे पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में बोलता कि यही पूरा सेम क्वेश्चन होता कि घड़ी में 2:41 हुआ है, ठीक है, पर घंटे की सुई और मिनट के बीच के द्वारा बने दो कोणों के मध्य बड़ा कोण बताइए। बड़ा कोण, तो बड़ा कोण मतलब ये ला पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है वो। तो ये कैसे निकलेगा? तो हमें पता है कि टोटल एंगल कितना होता है, ये टोटल एंगल कितना होता है 360। तब हम क्या करते हैं मालूम है? तब हम करते 300 से बड़ा एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री में से हम घटा देते 165.5 डिग्री घटा देते। तो यानी 360 में हम 165.5 घटाते, 0.0 लगा के घटा लेते, अपना आंसर आ जाता, समझे? तब हमारा आंसर होता बड़ा एंगल का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्लॉक जब हमने पढ़ाया था तो तुमको हमने चीज़ें ये बताई थी, ठीक है, और क्लॉक तो तुमने उससे भी पढ़ रखा है। सारा रीजनिंग चौपट जो है चौपट कर रखे हो। तुम्हारे में प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, ठीक है, उसमें स्लॉक्स की 2 वीडियोस हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट है उसमें। रीजनिंग में जो प्लेलिस्टें बना, जो हमें लग रहा है कि तुम्हारा चैप्टर वीक है, उसकी सबकी प्लेलिस्ट हम बनाए दे रहे हैं, ठीक है। वो प्लेलिस्ट देखो, उसी टीचर की देखो, रेलवे लेवल की ही रीजनिंग वो पढ़ा रहा है केवल। और जो हमने स्लॉक्स हमने तुमको जिस मेथड से पढ़ाया था उसी मेथड से वो पढ़ा रहा है। जो हमने लाइनें बताई है किस तरह से क्या होता है, रिपीटिशन गलत होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वो सब चीज़ें उसी मेथड से पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो रेलवे लेवल का ही पढ़ो अभी, ठीक है, क्योंकि उसका तुमने पढ़ लिया, बैंक सब लेवल का पढ़ लिया तो तुम्हारा लेवल बहुत ऊंचा हो गया ना, तो छोटे लोगों का ध्यान कहाँ दोगे तुम, ठीक है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का इस तरह से आंसर क्या निकल आएगा? ए ऑप्शन निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यार 63 नंबर क्वेश्चन में क्या था यार जो तुमने छोड़ रखा है? 62 भी छोड़ने वाला नहीं था और 63 भी छोड़ रखा है, ठीक है। 63 में क्या दिक्कत थी? देखो, कह रहा है कि सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है। यानी 1 साल की टोटल इनकम कितनी है? 3 लाख रुपए है। कह रहा है उसके पास एक नई गाड़ी और एक पुरानी गाड़ी, उसके घर में 2 गाड़ी है, एक नई गाड़ी एक पुरानी गाड़ी है, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि उसकी आय का 5% जो है नई गाड़ी में खर्चा हो जाता है रख रखाव में, और पुरानी गाड़ी जो है नई के व्यय के 2% ज़्यादा खर्चा होता है। मतलब देखो, उसकी आय टोटल कितनी थी? 3 लाख रुपए। टोटल आय थी वो थी हमारी 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए आय थी। इसके बाद कहता है कि नई गाड़ी है, ठीक है, और एक तुम्हारी कौन सी पुरानी गाड़ी है। एक नई गाड़ी है और एक कौन सी है? पुरानी गाड़ी है। नई गाड़ी पे क्या करता है वो? 5% रख रखाव पे खर्चा करता है। मतलब अब कहोगे गाड़ी में कौन सा रख रखाव होता है यार? गाड़ी चलाओगे तो कभी उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, कभी कभी क्या होता है पंचर हो गया, उसके बाद उसकी सर्विस कराना भी ज़रूरी है, ये होता है रख रखाव, समझे? तो कह रहा नई गाड़ी का जो रख रखाव है, जो नई गाड़ी का रख रखाव है वो क्या है? 5% है। नई गाड़ी का जो रख रखाव है वो हमारा 5% है। किसका? वार्षिक आय का 5% है। तो वही देखो, कह रहा है उसके पास एक नई गाड़ी पुरानी गाड़ी, उसकी आय का 5% नई गाड़ी पे खर्चा होता है। 3 लाख का 5% निकालो जरा, 3 लाख इंटू 5/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 15,000 रुपये आ गया। यानी 15,000 रुपये वो किस पे करता है? खर्चा करता है, नई गाड़ी पे खर्चा करता है। समझ में आ रहा है? इसके बाद कह रहा है कि पुरानी गाड़ी पर नई के व्यय से 2% ज़्यादा खर्चा होता है। पुरानी भी कितना, नई भी कितना खर्चा होता है? 5%। तो पुरानी भी कितना होगा? 5 + 2 यानी कि 7%। तो पुरानी भी कितना खर्चा होगा? 7% पैसा खर्चा होगा वार्षिक आय का। तो आय का 7% निकालो, तो 3 लाख, यानी कि 3 लाख इंटू 7/100, काटो जरा कितना होगा? 7×3 = 21, 21,000 रुपये तुम्हारा पुरानी गाड़ी में खर्चा हो गया। 21,000 रुपये का खर्चा हो गया, पुरानी गाड़ी में खर्चा हो गया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों गाड़ियों के रख रखाव पे टोटल कितना वार्षिक व्यय लगता है? दोनों गाड़ियों के रख रखाव पे टोटल कितना खर्चा हो रहा है? तो 21,000 + 15,000, दोनों को जोड़ लो जरा, कितना आ जाएगा? दोनों को 21,000 + 15,000 जोड़ लो, जोड़ो जरा, कितना आ जाएगा? 0, 0, 0, 5, 1, 6, 3, 36, 36,000 रुपये आ गया, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 36,000 रुपये आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 36,000 रुपये। कितना ईजी क्वेश्चन था, छोड़ने लायक था क्या? तब भी छोड़ रखा है, ठीक है। चलो, अब 64 नंबर क्वेश्चन का तुमने आंसर गलत दे रखा है।
64 नंबर क्वेश्चन बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं, क्या करें यार तुमको, हैं? बोर्ड मास थ्योरम कितना पढ़ चुके हो, हैं? कितनी बार पढ़ा चुके हैं बोर्ड मास थ्योरम? अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं, देखो ज़रा, पता नहीं कहाँ गलती कर देते हो यार। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि, और तुमने इसका 64 का सी ऑप्शन दिया है, ठीक है, पता नहीं कैसे सी दे दिया। देखो ये देखो 10 प्लस का ये बड़ा ब्रैकेट 26 माइनस का 15, ठीक है, और इनटू, अब ये जो रेखा है, मतलब रेखा का मतलब है सबसे पहले रेखा कॉल करो, समझे? तो 7 से 5 घटेगा 2, 7 से 5 घटेगा कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो देखो क्या बचा यहाँ पे, 20 माइनस का 5, और ये अब मान लो यहाँ पे हल करके 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब दूसरी लाइन में क्या है, दूसरी मतलब यहाँ पे हल करके 2 हमने लिख दिया, मतलब अभी दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब इसको 5 भागित का 2 लिखा है, 5 भागित का 2 यानी 5/2 लिख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले भाग हल करते हैं, भाग हल कर दिया और गुणा में क्या है 2, ये बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 20 माइनस का 5 कितना बचा? 15, यानी कि इसको घटा के यहाँ कितना बचा? केवल 15 बचा है। और ये इंटू है, इंटू 15 यानी 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 कितना? 225, यानी 10 प्लस का कितना बचेगा? 26 माइनस का 225, इतना बचेगा। अब 225, 26 को 225 से घटाओ, बड़ा गया है माइनस वाला है तो माइनस में आएगा हमारा। तो 26 घटाइए जरा, कितना आ जाएगा? 26 जब घटाओगे, मान लो 25 घटाया, पहले 25 घटाया तो 200 बचा, एक और घटा दो, कितना बचेगा? 199 बचेगा। कितना बचेगा? 199 बचेगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? 10 माइनस का 199। अब 199, फिर 199 से 10 घटा दो, और बड़ा वाला माइनस चिन्ह का है तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है, माइनस में हमारा आंसर आएगा। तो घटाओ जरा, 10 घटाओगे तो कितना बचेगा? 190, सॉरी इससे घटाओ, 199 से 10 घटाओ, 9, 9 से 1 गया 8, यानी 8, 189, कितना बचा? 189, वो भी कौन सा? माइनस का 189 बचा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन हो गया। बताओ ये भी क्वेश्चन हमको बताने लायक था क्या? चलो 65 नंबर क्वेश्चन, चलो सही कर दिया तुमने। इसके बाद बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन तुमको आया नहीं। 65 नंबर हो गया, 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन तुमने अटैम्प्ट किया है, और 66 नंबर क्वेश्चन का तुमने दिया है ए ऑप्शन। क्या दिया है? ए ऑप्शन दिया है, जो कि गलत है, ठीक है। अब बताओ, हाइट एंड डिस्टेंस तुमको हमने पढ़ाया, हाइट एंड डिस्टेंस तुमको पढ़ाया, इसके बावजूद ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। देखो कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म, 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर हो तो टावर हमारा कितना ऊंचा था, ये हमको बताना है कि टावर जो हमारा कितना ऊंचा था, ठीक है। कह रहा 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म, तो देखो मैंने प्लेटफॉर्म बना लिया, इसकी लंबाई हमारी 8 मीटर है, ठीक है। तो 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर, ये टावर है हमारा, ये हमारा क्या टावर है। तो यहाँ से जो एंगल बनता है हमारा, ठीक है, एंगल बनता है, ये हमारा बनता है 30 डिग्री का बनता है। उन्नयन कोण कितने का बनता है? ये हमारा 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर के उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री बनता है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से इतने मीटर दूरी पर हो, यानी कि ये डिस्टेंस दे रखी है 40√3 दे रखा है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 40√3 हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी? 40√3 हमारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो यदि प्लेटफॉर्म टावर से इतने मीटर की दूरी पर हो तो टावर कितना ऊंचा था, टावर कितना होता है, मतलब ये हमें ये टोटल डिस्टेंस बतानी है टावर की, मान लो h है, तो ये हमें टोटल डिस्टेंस बतानी कितनी होगी, ये क्वेश्चन है हमारा, है क्वेश्चन। आप ज़रा ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री, तो ये कितने होगा? 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये हमारा 90 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने की वजह अगर ए है तो 60 डिग्री सामने की वजह कितनी होती है? A√3 होती है। और 60 डिग्री के सामने दे रखा है 40√3, 60 डिग्री के सामने 40√3 दे रखा है, तो 30 डिग्री सामने कितना होगा? 40√3 बटे में √3, यानी 40√3 में 3 का भाग, √3 का भाग दे देंगे, है ना। ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी ना किस तरह से। 30 डिग्री के सामने भुजा ए है तो 60 डिग्री के सामने A√3 होता है, और 60 डिग्री सामने भुजा पता है नहीं A√3 बराबर कितना है? A√3 हमारा दे रखा है 40√3, तो √3 से A√3 बराबर 40√3, तो √3 से √3 कट गया, ए बराबर कितना बचा? 40, यानी कि ये डिस्टेंस हमारी पता चल गई, ये कितनी है? 40 है। 40 कहाँ से कहाँ तक पता चली? ये
ये डिस्टेंस हमको पता चलिए 40 है। पता चल गई 40 है। तो ये डिस्टेंस हमको पता चल गया कि 40 निकल गया ये, ठीक है। और ये हमारी 8 पहले से पता है, यानी कि ये जो हमारी टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी 8 है, तो ये 40 है, यहाँ से यहाँ तक हमारी 40 है, और यहाँ से यहाँ तक की हमारी 8 है। तो टोटल कितनी लंबाई हो जाएगी 40 प्लस का 8, 40 प्लस का 8 यानी कि 48। ये टावर की ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई हमारी 48 मीटर है। टावर की ऊंचाई कितनी है 48 मीटर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बताओ करने लायक नहीं था क्या, था ना करने लायक, तब भी तुमने नहीं किया। तो वही कह रहा हूँ, रिवीजन नहीं किया तुमने सही से। ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करो यार, बता रहा हूँ कम से कम तुमको एक बार लगाने से नहीं आएगा, ये समझ लो। एक बार लगाने से मुझको भी नहीं आया ना, किसी को नहीं आया, ठीक है। कम से कम इसको जितना ज़्यादा रिवाइज करो, 20 से 25 बार, इतना ज़्यादा रिवाइज कर डालो कि सारे तुमको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमने कॉपी में कराए बस उतना ही कर लो, उसी से तुम्हारा पूरा NTPC पार हो जाएगा, ये समझ लो। और मनीष सर का बिल्कुल प्रॉपर में पढ़ते जाओ, अर्थमेटिक की बिल्कुल राजा में बन जाओगे, समझ लो अर्थमेटिक में। इतने मतलब कि ट्रिक है उनके पास। अब यूट्यूब में जानते हो, आधा चैप्टर पढ़ाना, आधा चैप्टर उड़ा देना है, इतने सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है। इतना तो कोचिंग में नहीं से पढ़ाते हैं सही से यार, ये समझ लो, पढ़ तो चुके हो तुम। चलो अब देखो 66 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन। तुमको आया नहीं, तुमने छोड़ रखा है 67 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 67 नंबर क्वेश्चन देखो किस तरह से करेंगे। कह रहा रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु के 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है, ठीक है। रोशन है, ये हमारा कौन सा है, रोशन को मान लो आर से डिनोट करते हैं। ये रोशन हो गया, ये उषा हो गई यू। कह रहा है कि रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु के 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। यानी कि ये जो है रोशन जो है, ये उषा का 2.5 गुना से कितने वर्ष कम है, 4 कम है, यानी -4। अगर मान लो उषा अगर x साल की है, उषा अगर x साल की है, तो ये हमारा हो जाएगा 2.5x और -4 क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर इतनी बात। तो रोशन की वर्तमान आयु उषा की 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो समझ लो कि यानी कि इतने गुना से इतना कम है, ये सब फलाना लगाना इस टाइप का लिखा हो, तो ये मान के चलो कि बिना x माने नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो कह रहा रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु के 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है, ठीक है। कह रहा 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले, ये कब की आयु लिखी है, ये सबकी लिखी है वर्तमान वाली, वर्तमान की बात कर रहा है। अब बात करा 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पूर्व की बात। 12 वर्ष पूर्व के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर ये वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में x साल का, तो 12 साल पहले कितने का साल का होगा, उषा x - 12 साल की रही होगी, ठीक है। इसके बाद रोशन कितने साल का रहा होगा, 2.5 माइनस का 4 और माइनस का 12, तो कितना हो जाएगा 2.5 माइनस का 16 साल, यानी -16। यानी कि रोशन जो है 12 साल पहले जो है 2.5 माइनस का 16 साल का रहा होगा, और उषा जो है 12 साल पहले x - 12 साल की रही होगी। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ये हमने अपनी तरफ से निकाल लिया इतनी चीज़ें, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब इतनी चीज़ हो गई, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी बिल्कुल बाकायदा से, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा करते जाओ, जो क्वेश्चन में बोल रहा है जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि रोशन की आयु का 1/4 भाग, रोशन की आयु का, यानी कि कब कहाँ की बात कर रहा है, 12 वर्ष पहले की बात कर रहा है। कहाँ की बात कर रहा है, 12 वर्ष पहले की। देखो इसको इस तरह से 12 वर्ष पहले बात कर रहा है, तो ये हमारा कितना आ गया था यहाँ पे, देखो इसको लिख लेते हैं ज़रा इस तरह से। देखो 12 साल पहले कंडीशन की बात कर रहा है, तो 12 साल पहले कितने का 2.5 x माइनस का 16 बचा है 12 साल पहले इसकी आयु, यानी कि रोशन की। और जो उषा है उसकी आयु बची x - 12, ये 12 साल पहले। लेकिन यहाँ पे देखो कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 वर्ष पहले उषा की जो आयु है रोशन की आयु का 1/4, रोशन की आयु का 1/4, तो कर लो उसका 1/4, रोशन की आयु का 1/4 इंटू 1/4। रोशन की आयु का 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक है, प्लस का 1, और बराबर में क्या है, इसके बराबर है, यानी कि अब दोनों की आयु क्या है, बराबर हो गई है, समझे। अब दोनों की आयु क्या हो गई, बराबर हो गई है। जिस हिसाब से जैसा बोल रहा था वैसा हम करते चलेंगे, है ना, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्व कर लो, x का मान निकाल लो, ठीक है। अब ये मान लो 4 का भाग दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5x, 2.5x बटे में 4, और माइनस का कितना हो जाएगा 16 इंटू 1/4 यानी कि 4, और प्लस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा x - 12, ठीक है।
अब इसको हल कर लो। यहाँ पे मान लो ये मतलब -4, ये +1 कितना होगा, -3, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -3 है, उसको उस तरफ भेज दो। मान लो ये मतलब 2.5x बटे में 4, ये x वाला इधर वाला x इधर लेके आ जाओ, तो -x बराबर में कितना हो जाएगा, -12, उधर कितना हो जाएगा, -3 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3। अब कुछ नहीं, एलसीएम ले लो उनका, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी वैल्यू माइनस क्या जाएगी, यहाँ पे भी माइनस क्या जाएगी, तो माइनस से माइनस काट देना, x का मान निकाल लेना। जब इसको हल करोगे तो x का मान तुम्हारा कितना आ जाएगा, जब इसको हल करो तो x का मान आ जाएगा 24। x का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो x हमने किसको माना था, x माना था ऊषा, यानी ऊषा की वर्तमान आयु निकल आई 24, क्योंकि x वर्तमान आयु मानी थी, तो ऊषा की वर्तमान आयु कितनी निकल आई, 24। हमें किसकी बतानी है, रोशन की वर्तमान आयु। तो रोशन की वर्तमान आयु कितनी थी, रोशन की वर्तमान आयु थी 2.5x माइनस का 4, तो 2.5 इंटू 24 और माइनस का 4, हल कर लो उसको। जब इसको हल करोगे तो तुम्हारी रोशन की कितनी आयु निकल आएगी, तब रोशन की निकल आएगी तुम्हारी 56 साल। कितनी निकल आएगी, तुम्हारी 56 साल निकल आएगी। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 56 साल। तो ये तुमको इस तरह से क्वेश्चन करना चाहिए था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होगा, ये देख लो, चाहे इसको नोट कर लो अपनी कॉपी वगैरह में। ठीक है, बाकी तो है ही है, यूट्यूब में पढ़ा ही हुआ है अपने। ठीक है, तो 67 नंबर का आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा सही है। उसके बाद 69 नंबर भी सही है, 71 भी सही है, 72 भी, 73 भी, 74 भी। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन तुमने किया ही नहीं है। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन तुमने अटैम्प्ट ही नहीं किया, ना 76 नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। तो 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं ज़रा क्या है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर देखो क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, चलो 75 नंबर क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा। ठीक है, ज़रा इसको देख लेते हैं। चलो 75 नंबर क्वेश्चन ज़रा ध्यान से समझना। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, जो इंटर में मैट्रिक्स पढ़ी थी उसी का एक छोटा सा रूप है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इंटर में जो पढ़ा था उस समय तो बहुत अच्छे से आता होगा तुमको। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि इंटर पढ़े हुए वो ज़माना हो गया, तो सब चीज़ें दिमाग से स्लिप कर गई होंगी। ठीक है, अब देखो ज़रा, कह रहा है कि पहला कथन दे रखा है ए बराबर इतना है, दूसरा कथन इतना दे रखा है, और कंडीशन दे रखी है कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो बी के बराबर है। ए बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, बी के बराबर है। अच्छा, ये चीज़ कब संभव है, यानी कि ए और बी का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बी निकलता है, ये कब संभव हुआ होगा, यानी कि ये तभी संभव हुआ होगा जब ए का मान कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। जब ए का मान 1 रहा होगा तभी तो संभव हुआ होगा, तभी संभव हुआ होगा कि एक का बी के साथ गुणा करोगे तो हमारा बी मिलेगा। इसके अलावा कभी संभव है, नहीं संभव है। यानी ए और बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा बी मिलेगा, तभी संभव हुआ होगा। यानी ए का मान हमारा 1 है, यानी ए क्या है, इकाई मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है, जो ए है हमारी क्या है, इकाई मैट्रिक्स है। ए कौन सी मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है हमारी, इकाई मैट्रिक्स। यानी इसका मान क्या है, ए का मान कितना है, ए का मान हमारा 1 है। जो इसका मान है, ए का मान हमारा कितना है, 1 है, इकाई मैट्रिक्स मतलब 1 है। ठीक है, और बी बराबर इतना दे रखा है, और देखो हमारा क्या दे रखा है, कह रहा है ए बी बराबर बी है। ए बी बराबर क्या दे रखा है, बी दे रखा है। ए बी बराबर बी दे रखा है, ए बी बराबर दे रखा है बी, ए बी बराबर दे रखा है बी। इसका मतलब ए का मान तो हमारा 1 रहा होगा, ए का मान तो 1 रहा होगा। एक के साथ एक का किसी के साथ भी गुणा कराते तो वही आता है। अब देखो बी का मान क्या है, बी का मान हमारा क्या दे रखा है, बी का मान दे रखा है 1/1 और दे रखा है 2/x, और बराबर में कह रहा है बी हमको प्राप्त करना है, बराबर में बी ही हमको मिलना चाहिए, यानी कि 1/1 2/x, ये बराबर में बी मिलना चाहिए। तो हमसे क्या बोल रहा है इसमें निकालने के लिए, हमसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है निकालने के लिए, हमसे बोल रहा है कि जो x का मान है वो बताना है, x की जो वैल्यू है वो हमको बतानी कि x का मान कितना होगा। तो हमको पता है ए से तो लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ए का मान इकाई है। अब बी का बी के साथ कंपेयर करा रहा है, बी का बी के साथ कंपेयर करा रहा है। अगर मान लो यहाँ पे इस जगह पे, अगर मान लो इस जगह पे अगर ऐसे कुछ लिखा होता कि 1/1 कॉमा 2/5 ये लिखा होता, मान लो इसकी जगह पे, यानी इसकी जगह पे अगर ये चीज़ लिखी होती तब तो हम कंपेयर करा लेते, तब इसका इसके साथ कंपेयर कराते। ठीक है, तब हम इसका इसके साथ कंपेयर कराते, तब हम इसका इसके साथ कंपेयर करते 1/1 कॉमा 2/5, तब x का मान कितना हो जाता, 5 हो जाता, क्योंकि x की जगह पे क्या लिखा था, 5 लिखा था हमारा, x की जगह पे क्या लिखा था, 5 लिखा था, तब हमारा कंपेयर हो जाता बहुत अच्छे तरीके से।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन ही नहीं दे रखी है, क्योंकि इधर भी एक्स है और इस बराबर में भी एक्स है, तो ये कंडीशन कभी संभव है एक्स का मान निकल पाएगा? तो एक्स का मान निकल ही नहीं पाएगा। नहीं, कथन 1 और कथन 2 दोनों कथन हमारे क्या है, बेकार है, नहीं पर्याप्त नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों कथन पर्याप्त नहीं है। ठीक है। तो 75 नंबर क्वेश्चन ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन था। ठीक है, ये सब चीज़ें के दिमाग से स्किप हो चुकी हैं, बस यही दिक्कत है, बाकी तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कंपेयर करना किस तरह से बता दिया है। एक्स का मान कब निकल सकता था, जब इसी के बराबर में सेम होता और एक्स की वैल्यू पे एक्स की जगह पे कुछ रखा होता, तब तुम कंपेयर करके निकाल सकते थे। लेकिन ऐसे कंडीशन ही नहीं दे रखी है हमारी कि एक्स का मान निकले। जब एक्स का मान निकले तो ऐसी कंडीशन ही नहीं है, तो हमारा मान निकल ही नहीं सकता है। तो एक्स का मान हमारा निकल नहीं सकता, ना कथन 1 ना कथन 2, दोनों कथन जो है हमारे एक्स का मान निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में तुमने अटैम्प्ट नहीं किया, बताइए 76 नंबर क्वेश्चन कितना ईजी है। तुमको एस आई बराबर पी आर टी का फॉर्मूला नहीं पता है क्या? एस आई बराबर पी आर टी होता है, इसका फॉर्मूला तुम्हें मालूम नहीं है क्या? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूल दर इंटू समय बटे में 100 होता है। ठीक है, तो एस आई यानी कि ब्याज कितना है, 21 है, 21 है। पी मतलब मूलधन कितना है, 875 है। पी आर का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही हमको बताना है, आर बताना है, इंटू टी कितना है, 3 महीना है। लेकिन अब देखो टी हमारा 3 महीना है, टी क्या है, 3 महीना। लेकिन हमसे क्या पूछा है, ब्याज प्रति वर्ष, यानी दर हमें वर्ष में पूछी है, तो समय भी क्या रखना पड़ेगा, वर्ष में रखना पड़ेगा। तो ये 3 महीना है, 3 महीना है, महीने को वर्ष बनाने के लिए क्या करेंगे, एक वर्ष में 12 महीने होता है, तो 12 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और बटे में 100 होता है, पी आर टी अपॉन में 100। हल कर लो, आर का मान हम नहीं निकाल पाओगे क्या? अब आर का मान इसको हल करके निकाल लो, आर का मान निकल आएगा। अब ये क्वेश्चन तुमको नहीं आया, बताओ। अब ये क्वेश्चन तो तुम्हारे करने लायक था कि नहीं था, बताओ। ये क्वेश्चन तो मतलब करने लायक था और आराम से हो सकता था, कुछ नहीं, कुछ भी कठिन नहीं है। अब काट पीट के हल कर लो इसको। जब काट पीट के हल करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, तब तुम्हारा आ जाएगा 9.6% प्रतिवर्ष आ जाएगा। हल करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अब सॉल्यूशन तो हल करके दिखाएंगे नहीं तुमको तुम। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही होती है, तो कैलकुलेशन करना सीखो। ठीक है, जितना ज़्यादा अपने आप को कैलकुलेशन में रखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा फ़ायदा है। ठीक है, जब इतना कैलकुलेशन इसकी कठिन भी नहीं है, जो तुम छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं है ये, कैलकुलेशन इसकी बहुत ईजी है। अभी आगे बताएंगे छोड़ने लायक भी क्वेश्चन है कि उसको कैसे छोड़ना है तुमको क्वेश्चन। ठीक है, उसका भी मेथड है, लेकिन अभी क्या है कि जब इनका जब पढ़ लो, ठीक है, जब साधारण ब्याज पढ़ लोगे तब वो सवाल हम कराएंगे दोबारा। अभी अब है आगे सेट में जो बहुत लेंदी है, उसको छोड़ने लायक है क्वेश्चन वो, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारा छोड़ने लायक नहीं, इसका सॉल्यूशन बड़ा ही ईजी है। ठीक है, तो 9.6% आ जाएगा, 76 का क्या हो जाएगा, 9.6% हमारा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो 76 के बाद तुमने 70 नंबर क्वेश्चन की 77 किया, इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन और 80 नंबर क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन तुमने छोड़ रखे हैं, हाथ तक नहीं लगाया, 78, 79 और 80। ठीक, चलो देखते 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब 79 नंबर क्वेश्चन ये भी बताओ, टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 79 नंबर क्वेश्चन ये भी टिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, दिमाग लगाए होते हो गया होता। ठीक है, तो वही करो, तो मैंने जितने टिग्नोमेट्री में कराए हैं ना, इतने में तुम्हारा भला हो जाएगा। अभी हमको 2 क्लास टिग्नोमेट्री की करानी है भी, और टिग्नोमेट्री की 2 क्लास करानी है, तो टिग्नोमेट्री पूरा ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, कह रहा है कि एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज़ के सड़क एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज़ से सड़क के समान दिशा में स्थित क्या करें, समान दिशा में स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण जो है हमारा 45 डिग्री और 30 डिग्री है। अवनमन कोण को एक तरह से तुम उन्नयन कोण ही बोला करो, ज़्यादा बेटर, क्योंकि पता है कि अवनमन कोण वो वहाँ होता है, लेकिन हमारा ट्रांसफ़र होकर उन्नयन कोण ही बन जाता है। ठीक है, तो उसकी तो ज़रूरत है नहीं बोलो। ठीक है, तो अवनमन कोण को एक तरह से उन्नयन कोण ही हम बोल सकते हैं, अवनमन कोण को एक तरह से हम लोग उन्नयन कोण ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज़ से सड़क पर समान दिशा में स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण जो है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज़ से सड़क पर समान दिशा में स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो समतल सड़क के एक हवाई जहाज़ ऊपर स्थित, मान लो यहाँ पे कहीं हवाई जहाज़ है। इस तरह से क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, हम तो पूरा तरीका बता देते हैं तुमको। हवाई जहाज़ ऊपर उड़ रहा है, तो कह रहा है एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज़ से सड़क के समान दिशा में स्थित, मान लो ये सड़क मतलब इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, तो मान लो इस दिशा में बात कर रहे हैं, तो सड़क के समान दिशा में स्थित दो बिंदु हैं। ठीक है, तो सड़क के समान दिशा में स्थित हमने 2 पॉइंट पे देखा, इन 2 जगह पे देखा,
तो हमारा एंगल 45 डिग्री और 30 डिग्री का बनता है। एंगल 45 डिग्री और 30 डिग्री बनता है, मतलब कुछ इस तरह से बनता है। इस वाले के लिए हमारा अनुमान कोण, ये वाला अनुमान कोण लेंगे, ये हमारा कितना बनता है, ये हमारा बनता है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री बनता है तो ये हमारा ऐसे पलट के कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ये 45 डिग्री होगा क्योंकि हमें पता है मीनार के पास जितना जाओगे उतना बड़ा एंगल होता है। इसके बाद जब हम पीछे गए तो यहाँ पे एंगल बना जाके, तो ये जो एंगल बनता है हमारा, ठीक है, तब ये वाला जो अनुमान कोण बढ़ता है, ये वाला जो अनुमान कोण बनता है, ये वाला, ये अनुमान कोण बढ़ता है 30 डिग्री का। तो ये पलट के हमारा इधर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैं कह रहा था कि अनुमान कोण एक तरह से उन्नयन कोण ही होता है, बस पलट के इधर ही हो जाते हैं वो, है ना। ठीक है, तो ये हमारा फिगर इस तरह से हमारा दे रखा है। ठीक है, ये हमारा कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, और ये हमारा कितना है, 30 डिग्री है। ये 45 डिग्री और ये हमारा कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो 1 मील है, यानी ये दो बिंदुओं की, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, 1 मील है, यानी कि 1.67 किलोमीटर है। कितना है, 1.67 किलोमीटर है, 1.67 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 1.67 किलोमीटर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो कह रहा है कि भूमि से जहाज़ की लगभग दूरी किलोमीटर बतानी है, यानी ये डिस्टेंस मतलब बतानी है, ये वाली डिस्टेंस जो बतानी है वो कितनी है डिस्टेंस, ये हमको बताना है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है। ठीक है, तो निकालते हैं चलो। तो इसको निकालने से पहले ज़रा हम एक चीज़ समझा देते हैं। ठीक है, फिलहाल तो आगे लेक्चर में हमको पढ़ाना था ये, लेकिन बिना पढ़ाए भी तुम्हारा ये क्वेश्चन निकल सकता था। ठीक है, आगे जो हम बताने जा रहे हैं तो ये चीज़ कोई स्पेशल नहीं है, ये चीज़ हम तुमको बता चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल चलो देखते हैं, उसको चीज़ को बता देते हैं ज़रा हम। देखो, ये इस तरह से हमारा फिगर है। ठीक है, तो मान लो ए पॉइंट पे हमारा जहाज़ उड़ रहा था, तो जहाज़ से हमने क्या देखा कि सड़क के एक ही तरफ हमने देखा सी पॉइंट और डी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे जब देखा तो हमारा अनुमान कोण 45 डिग्री का बन रहा था, तो वही पलट के हमारा उन्नयन कोण बन जाएगा 45 डिग्री। और जब डी पॉइंट पे देखा तो हमारा अनुमान कोण 30 डिग्री का बन रहा था, तो वही पलट के हमारा उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री बन जाएगा। ये फिगर दे रखा है, हमने मान रखा है कि जहाज़ जो है ज़मीन से h ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, जहाज़ जो है ज़मीन से h ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि ये जो दो पॉइंट है सी और डी के बीच की दूरी हमको बतानी है। क्या बतानी है, हमको सी डी पता करनी है। मान लो इसमें क्या करनी है, सी डी, वैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल। हमें को क्या पता करना, सी डी को पता करनी है। क्या पता करनी है, सी डी हमको मालूम करना है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना मेरी बात को, सुनना ज़रा। अब देखो, ये हमारा एंगल है 45 डिग्री। ये एंगल कितना है, 45, कोण सी 45 डिग्री है। और कोण भी हमारा कितना है, 90 डिग्री है। ये कितना है, 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल, अगर त्रिभुज ए बी सी की बात करें, अगर त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो कोण ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। ये जो कोण हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। ये 90, ये 45, तो बोला कितना बचा, 45, क्योंकि एक 90 बचा है। त्रिभुज का कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 में 90 लिख चुके और 45 भी, तो 90 यानी कोण, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री लिख चुके। और बाकी दो कोण बचे, यानी कोण ए प्लस कोण सी, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 45 डिग्री, 90 डिग्री होगा। कोण ए प्लस कोण सी कितना होना चाहिए, 90। और कोण सी हमने लिख रखा है 45, तो कोण ए कितना बचा है, 45 डिग्री बचा है। प्रॉपर्टी याद आई, कौन सी प्रॉपर्टी, कि समान भुजा के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बताई थी पहली दिन, बताया था ट्रिग्नोमेट्री में कि समान भुजाओं के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समान भुजाओं के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि हमारा कोण ए कोण सी, यानी कोण सी के सामने की भुजा क्या है, ए बी। कोण ए के सामने की भुजा क्या है, बी सी, यानी दोनों एंगल क्या दोनों हमारा क्या होंगे, बराबर होंगे। ए बी बराबर ए सी हो जाएगा, यानी कि हमारा, ठीक है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा हमारा बी सी, हो जाएगा ए बी बराबर बी सी। यानी कि ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे, तो हमारा ए बी अगर एच है तो बी सी भी कितना हो जाएगा, एच, यानी दोनों कितने को बराबर हो, दोनों एच के बराबर हो जाएंगे। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब देखो, अब त्रिभुज देखो, बड़ा वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज ए बी डी, ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज को ध्यान से देखो। तो त्रिभुज ए बी डी को देखो तो कोण डी तुम्हारा कितना दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री। कोण डी जो है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है कोण डी। ठीक है, तो कोण डी तुम्हारा 30 डिग्री का दे रखा है और कोण बी तुम्हारा 90 डिग्री का है। तो कोण ए कितना बचा है, 60 डिग्री का बचा है। ये कोण ए कितना बचा है, 60 डिग्री का बचा होगा ये।
बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है 60 डिग्री का। अब देखो त्रिभुज ए बी डी की ही बात कर रहा हूँ मैं जो त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में 30 डिग्री के सामने की भुजा है ए बी यानी कि एच है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री के सामने की भुजा है बी डी, तो ये कितनी हो जाएगी, h√3 हो जाएगी। तो ये हमें पता चल गया बी डी जो है वो कितनी हो जाएगी, h√3 हो जाएगी, हो जाएगी। अब देखो इसमें यानी कि बी डी हमारा h√3 है, बी डी यानी कि ये जो है पूरी डिस्टेंस यहाँ तक की हमारी कितनी h√3 है, और बी सी हमारा h है, तो सी डी हमारा कितना होगा, तो सी डी हमारा कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा h√3 माइनस का h। सी डी बराबर क्या होगा, h√3 माइनस का h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सी डी बराबर h√3 माइनस का h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब क्या है, सी डी बराबर क्या लिखेंगे, सी डी बराबर लिखेंगे h कॉमन ले लो मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस का 1, ये बचेगा। ये हमारी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी एक तरह से देखा जाए तो। जब हमारा एंगल 45 डिग्री और 30 डिग्री का हो तब हमारा डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं ऐसे। बस ये सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, कौन सी चीज़ हमको पता है, ठीक है। तो ये फ़िलहाल अगले लेक्चर में हम कराते हैं इसको, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल बिना लेक्चर कराए भी तुम एक क्वेश्चन कर सकते थे वैसे ही, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी पुरानी वाली प्रॉपर्टी तो है सब। तो सी डी हमारा क्या हो गया, h√3 माइनस का 1 हो जाएगा, हो जाएगा। चलो अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इतनी पता चला कि सी डी हमारा जो है h ब्रैकेट में √3 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से बताया है तुमने, समझ गए होगे, ठीक है। ये वाला बोर्ड कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, इसमें पेन चेंज हो जाते हैं बढ़िया, ठीक है। अब क्या है कि हमें क्वेश्चन देखना पड़ता है, लेकिन हमें कमेंट बॉक्स में बता देना ये वाली बुक तुम्हारे पास है कि नहीं है। मैथ की हमने शायद पता नहीं क्या मैथ की 2 बुक दी थी कि रीजनिंग की 2 बुक दी, लेकिन मैं मैथ की बुक है तुम्हारे पास, वॉल्यूम 1 है कि वॉल्यूम 2 ये नहीं पता मुझे। अगर दोनों हो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 तो बहुत ही अच्छा है, तो मैं इसी बोर्ड पे तुम्हारा हल कराते हुए चला जाऊँगा, ठीक है। बाकी नकल नहीं माननी इस बुक से, जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा इधर से उधर से नकल कमेंट बॉक्स में ही नहीं कि अपनी प्रशंसा लेने के लिए पीछे से लिख के आंसर दे दिए, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट मारो, ठीक है। उस किताब को नहीं देखना, उस किताब को बस मैं इस बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, उस किताब के तुम्हें क्वेश्चंस की लैंग्वेज देखनी है बस केवल, ठीक है। बाकी उस किताब का सॉल्यूशन तक नहीं देखना तुमको, ठीक है। चलो अब जरा हम देख लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देख लेते हैं क्या बोल रहा था। देखो 79 नंबर क्वेश्चन ये फिगर था हमारा, इस तरह से ये फिगर था, फिगर तो मैं समझा चुका हूँ फिलहाल। ये 45 डिग्री था, ठीक है, और ये हमारा 30 डिग्री था, ठीक है, और ये ए बी सी डी है। अब हमें पता है सी डी इसमें मालूम है पहले से 1.61 है, तो हम तरीका वही लगाएंगे, सी डी बराबर हमने क्या पढ़ा है डायरेक्ट, मैं आपको बता चुका हूँ। सी डी बराबर क्या होता है, सी डी बराबर होता है एच ब्रैकेट में √3 माइनस का 1, ये होता है सी डी बराबर, ठीक है। तो सी डी बराबर कितना है, सी डी बराबर दे रखा है 1.61, तो 1.61 बराबर एच और √3 का मान कितना होता है 1.732, 1.732 से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा 0.732 बचेगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 1.61 बटे में 0.732, ये हो जाएगा एच बराबर क्या होगा 1.61 अपॉन में 0.732 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग, अब इसको हल कर लो, अपना पॉइंट वगैरह हटा के हल कर लो, अब तो हल कर लोगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो एच का मान आ जाएगा, तो इसमें एच का मान तुम्हारा क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें एच का मान तुम्हारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, 79 का सी ऑप्शन यानी 2.2 आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा। देखो सीधा देखो, ये ऊपर का पॉइंट हटाओगे 2 नीचे जीरो आएंगे, नीचे का हटाओगे 3 जीरो ऊपर जाएंगे, तो 2 जीरो यानी ऑलरेडी केवल एक जीरो ऊपर बैठेगा, एक जीरो ऊपर बढ़ेगा, तो सीधा तुम काटो पीटो नहीं, 732 का 1610 में भाग दे दो, बस आराम से आंसर निकल आएगा। चाहे इसको एक बार काट लो 2 से, ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट पड़ जाएगा, सीधा भाग दे दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2.2 के करीब आ जाएगा। तो 2.2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 79 नंबर क्वेश्चन का सलूशन था, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये भी क्वेश्चन करने लायक था तुम्हारे, तो बस क्या है कि तुमने प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि अभी हमें पता है कि तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री देखने में तुम्हारा दिमाग ख़राब होता होगा,
कभी पढ़ा नहीं है, बड़ी उलझन महसूस होती होगी। तो जितना अपनी उलझन को जितना सुलझाओगे उतना ज़्यादा वो चीज़ें तुम्हारी ईजी हो जाएंगी, जितना ज़्यादा उसको लगाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कोई नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। बाकी तुम्हारी प्रैक्टिस तो इससे हो ही रही है, जो भी क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं। मान लो बुक है तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा, उसमें गोले बना लिए बढ़िया, ठीक है। बाकी जो तुम्हारे कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम पड़ी है कि हाँ ये क्वेश्चन तुम्हारे नहीं आए थे, 78 नंबर क्वेश्चन देख लिया, 78 नंबर क्वेश्चन बता दिया। 78 के बाद हम आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। 79 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 79 नंबर क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, 78 भी बता, नहीं कौन सा बताया था यार मैंने क्वेश्चन अभी, 79 बताया ना, 78 भूल गया क्या बताना तुमको? 78 नंबर क्वेश्चन भी बताना है तुमको, अच्छा। 79 तो बता दिया, 78 नंबर क्वेश्चन बताना है। और 76 नंबर क्वेश्चन तो बता चुका था, 78 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन देख लो ज़रा, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया है। 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से, यानी कि एक आयत था हमारा, ये आयत था, ठीक है। इसकी लंबाई जो थी, इसकी लंबाई थी 12 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई थी वो हमारी कितनी थी, 8 थी, ठीक है। तो ये हमारा आयत था। तो 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया। इससे क्या बनाया गया, एक समचतुर्भुज बनाया गया। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है। और उसका कह रहा है कि एक एंगल जो है इसका 120 डिग्री, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा कितना है, 120 डिग्री का दे रखा है। ये एंगल जो है 120 डिग्री का है, ठीक है। तो एक एंगल हमारा 120 डिग्री का दे रखा है। एक एंगल कितने का दे रखा है, 120 डिग्री का दे रखा है। तो कह रहा है कि और दोनों के परिमाप क्या समान है, दोनों के परिमाप क्या समान है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2। परिमाप का मतलब होता है, देखो यहाँ से मान लो चलना स्टार्ट किया, यहाँ से मान लो चलना से स्टार्ट किया, घूम फिर के वहीं ऐसे मान लो ऐसे गया, इसके बाद ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा हुआ परिमाप। इसको बोलते हैं परिमाप, इसको क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, ठीक है। तो आयत का परिमाप होता है 2l प्लस का b, 2l प्लस का 2, 8 प्लस का 12, 12 8 20 20 40। हमें पता चल गया आयत का जो परिमाप है कितना है, 40 है। तो आयत का परिमाप, इसका जो परिमाप है वो कितना है, 40 मीटर है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप और समचतुर्भुज का परिमाप दोनों बराबर है। अब समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज होता है हमारे जिसमें चारों भुजाएं क्या बराबर हो। अगर ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी होगा, ये भी हमारा ए होगा और ये भी हमारा क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो चारों अगर यहाँ से चलना चालू किया इसने, घूम फिर के यहाँ पे आया तो कितना चला होगा, ए ए यानी 4 ए, यानी कि इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4 ए हो जाएगा। इसका परिमाप कितना होगा, 4 ए। तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 ए। ए बराबर कितना हो जाएगा, 10। ए बराबर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। यानी कि हमें ये 10 सेंटीमीटर क्या निकला, 10 सेंटीमीटर निकला कि समचतुर्भुज की भुजा है ये। 10 सेंटीमीटर क्या है, समचतुर्भुज की भुजा है, ठीक है। तो हमें मालूम पड़ गया कि समचतुर्भुज की भुजा नहीं, इसकी जो भुजा है, ठीक है। समचतुर्भुज देखो इस तरह से, ये हमें पता चल गया कि समचतुर्भुज की जो एक भुजा है वो कितनी, 10 सेंटीमीटर। चारों भुजाएं कितनी होंगी, 10 सेंटीमीटर की होंगी। अब देखो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, अभी तुमको बता रहे हैं, ठीक है। समचतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। मतलब ये विकर्ण, ये विकर्ण दोनों बराबर होते हैं। मान लो अगर समचतुर्भुज हमारा ए बी सी डी, तो सबसे बड़ी बात तो क्या होती है, समचतुर्भुज नाम से के लिए समचतुर्भुज, समान चतुर्भुज, यानी कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं। पहली बात तो अगर सी डी 10 है तो बी डी भी 10 होगी, ए बी भी 10 होगी और ए सी भी 10 होगी। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए डी बराबर सी डी होगा, ए डी क्या है, विकर्ण है, और बी सी भी क्या है, विकर्ण है। तो ए डी बराबर बी सी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर भी होंगे, ठीक। और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रछेद करते हैं, यानी कि ये इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच 90 है, इसके बीच भी 90 है, इसके बीच भी 90 डिग्री का एंगल है, इसके बीच भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये चीज़ हमारी होती है समचतुर्भुज में, इतनी खासियत होती है, ठीक है। अब देखो, अब समचतुर्भुज मान लो ए बी सी डी था समचतुर्भुज। अब देखो ज़रा ध्यान से, ज़रा देखा जाए, ठीक है। तो हमें ये पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो अगर मान लो एक विकर्ण हम खींचते हैं, एक विकर्ण अगर हम एक विकर्ण इसमें खींच दें, एक विकर्ण अगर हम इसमें खींच दें तो देखो ज़रा, त्रिभुज बन गए हमारे, दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज बन गया ए बी सी और एक त्रिभुज बन गया सी डी बी, ठीक है। एक त्रिभुज बन गया ए बी सी और एक त्रिभुज बन गया बी सी डी, मान लो बन गया, ठीक है। एक त्रिभुज बन गया ए बी सी और एक त्रिभुज बन गया ए बी सी बन ए सॉरी बी सी डी बन गया।
एक त्रिभुज बना है ABC और दूसरा त्रिभुज बना है BCD, ठीक है। अब हमें दे रखा था कि एक एंगल 120 डिग्री का है, तो ये जो समचतुर्भुज, ये जो विकर्ण होता है एक दूसरे के बराबर होते हैं दोनों विकर्ण, और क्या होते हैं कोणों को समद्विभाजित भी करते हैं। तो यानी कि ये एंगल कितने का बचा है, 60 डिग्री का बचा है, ये 60 डिग्री बचा है, ये 60 डिग्री का बचा है, तो ये भी कितनी बचा होगा, ये 60 डिग्री का बचा है, ठीक है। इसका मतलब जो समचतुर्भुज होता है समचतुर्भुज से समान भुजा, और सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। ये भुजा बराबर है, ये 10 है, और BD भी क्या है, 10 है, BD भी क्या है, 10 है। तो यानी कि दोनों भुजा यानी BD और CD दोनों भुजा बराबर है, और बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब ये भी कितना रहा होगा, ये भी हमारा 60 रहा होगा, ये भी 60 रहा होगा, ये 60 ये 60, तो कोण D कितना बचा, ये भी 60 बचा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के कितना होता है, 180 होता है। ये भी कितना बचा है, 60 बचा होगा, यानी कि तीनों कोण आपस में बराबर है, यानी तीनों कोण क्या है, 60 डिग्री। तो कैसा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज BC और D समबाहु त्रिभुज बन गया। इसी प्रकार से त्रिभुज ABC भी समबाहु त्रिभुज है, सेम, यानी कि दो समबाहु त्रिभुज है। यानी कि देख रहे हो किस तरह से क्वेश्चन निकल रहा है, समझ में आ रहा होगा ना। तुम्हें बड़ा हाई फाई लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसीलिए दोनों प्रैक्टिस करते जाओ बस। एडवांस इसलिए बहुत धीमे धीमे पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी क्या अर्थमेटिक पूरा पैरेलल में लेके आओ, उनके बराबर में आओ मनीष भैया के, और संडे तक बराबर में आना है, ठीक है, किसी भी तरह बराबर में आओ, ठीक। अब देखो क्या है कि हाँ ये चीज़ हमारे पता चल गया। अब क्या है कि हमें इसमें क्या है कि दो त्रिभुज बनना है, इस समचतुर्भुज में दो त्रिभुज बनना है, वो भी कौन से, दो समबाहु त्रिभुज ही बनना है हमारे। दोनों कैसे बनना है, समबाहु त्रिभुज बनना है हमारे। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/2 भुजा स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है, 10 × 10। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, काट लो उसको, 2 से काटा 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 से फिर से काटा 2 पंचे 10, 5 पंचे 25√3, यानी हमारा कितना निकल गया, 25√3 निकल के आया। ये 25√3 किसका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 25√3। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया 25√3। और कितने समबाहु त्रिभुज है, दो समबाहु त्रिभुज है, तो दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25√3 × 2 यानी कि 50√3 हो जाएगा। तो दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 50√3, और दोनों समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल मिला के क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में 78 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करो, अगर समझ में नहीं आ रहा उसको बाहर वीडियो को पीछे पुश करके फिर से देखो, उसको अपने मन से लगाओ, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की। तो 79 नंबर क्वेश्चन तो बता ही चुका हूँ मैं। 79 की बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की, 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जरा 80 नंबर क्वेश्चन क्या है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 4 गुना अधिक तेज़ी से काम करता है, ठीक है। ए जो है वो बी से 4 गुना अधिक तेज़ी से काम करता है, ठीक है। ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, बी है। ये ए है, ये बी है। तो ए जो है बी से 4 गुना अधिक तेज़ी से काम करता है। ए जो है वो बी से क्या है, 4 गुना तेज़ी से काम करता है। अगर मान लो बी अगर एक काम करता है तो ए हमारा कितना काम करता है, 4 काम करता है, ठीक है। ए जो है बी से 4 गुना अधिक तेज़ काम करता है। तो अगर बी हमारा एक काम करता है तो ए कितना करता होगा, 4 काम करता होगा, ठीक है। तभी बोल रहा है कि ए जो है बी से 4 गुना अधिक तेज़ काम करता है, इसलिए वह एक काम को, अब ये हमारा क्या निकला है, ये क्षमता निकली है। ये क्या निकला है, क्षमता निकली है, ठीक है। अब क्षमता के अनुपात का उल्टा क्या होता है, समय का अनुपात होता है। समय का अनुपात कितना होगा, 1:4 हो जाएगा। ये किसका अनुपात हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा। किसका अनुपात हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि बी की, अब कह रहा है कि ए बी से 4 गुना अधिक तेज़ी से काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर लेता है। 60 दिन पहले, यानी ए पूरा कर लेता है 60 दिन पहले। हमारे हिसाब से यहाँ कितने दिन पहले पूरा कर रहा है, 3 दिन पहले पूरा कर रहा है। 3 बराबर कितने को जाएगा, 60 के। 3 बराबर 60 के, तो एक बराबर हो जाएगा 20 के। 3 बराबर 60 के, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 20 के। एक बराबर 20 के, तो एक बराबर 20 × 1 यानी कि 20, और 4 बराबर कितना हो जाएगा, 80। इसका मतलब क्या निकल के आया पता है, इसका मतलब ये निकल के आया कि ए किसी काम को 20 दिन में कम पूरा कर लेता है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 80 दिन में कर लेता है। सवाल समझ में आया। यानी कि अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए काम करता है 20 दिन में
और बी वही काम करता है 80 दिन में करता है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा ख़त्म होगा। करा लो दोनों को एक साथ काम। इसका एलसीएम लो कितना आ जाएगा हमारा, 80 आ जाएगा एलसीएम। तो 20 चौका 80 और 80 कम 80, दोनों को मिला के काम कराना है। दोनों को मिला के कराना है तो कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 80/5 कर लो, 80/5। तो 5 एक कम 5, 6 7 8, 5 छक्का 30, 16। 16 आ गया, यानी कि 16 क्या आ गया, 16 हमारा आ गया दिन, क्योंकि दिन थे सब, तो 16 दिन आ गया। तो 16 दिन हमारा आंसर हो गया। 80 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 16 दिन। समझ में आई बात। तो 80 का ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 16 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कठिन नहीं था, था लेकिन नया क्वेश्चन था तुम्हारे लिए। ठीक है, तो देखो इस तरह से भी होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्षमता के अनुपात का उल्टा क्या होता है, समय का अनुपात होता है। जिस प्रकार से चाल के अनुपात का उल्टा क्या होता है, समय का। अब देखो ये चीज़ ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन जैसे आता है, तो एक क्वेश्चन गलत तुमने एक बार किया था, मैं याद है पार्क में बैठ के गलत किया था तुमने, तुमने कहा था इसका उल्टा, तो सीधा खट से आंसर लिख दिया था तुमने। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो लिखा है ए बी लिखा है, हमें पता है ये 1 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, तो हमें पता है कि इसका उल्टा अनुपात, ये क्षमता का अनुपात है, तो हमें पता है इसका उल्टा अनुपात क्या होता है, समय का अनुपात होता है। अब तुमने इसका डायरेक्ट लिख दिया 1/4, 1/4 होगा। लेकिन कैसे निकला, ये निकलता कैसे मालूम है, ये निकलता है ऐसे, यानी उल्टा होता है। उल्टा होता है मतलब इसको, यानी इस उल्टा होता है मतलब ये 4 का ए का मान कितना, ये हो जाएगा 1/4, और ये कितना हो जाएगा 1/1, ये उल्टा होता है। समझे, इस तरह से होता है, ये होगा। अब इसको कैसे हल करने का तरीका होता है, ये 4 और ये 1, इसका एलसीएम लोग कितना आएगा 4, तो 4 का गुणा करा लेते हैं हमें, क्योंकि बटे वाली चीज़ें हटानी है। 4 का गुणा करा लिया, 4 का गुणा किया तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये जब 4 का गुणा इसके साथ कराओगे तो क्या होगा 4/4, तो ये कितना होगा 1 हो जाएगा। जब 4 का गुणा इसके साथ करोगे तो कितना होगा 4, तो ये हमारा 1/4 इस तरह से होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है इस तरह से आता है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, हमारा इतना दे रखा है, तो इसका उल्टा अनुपात बताओ कितना हो जाएगा। तो उल्टा इस तरह से करते हैं, उसको डायरेक्ट नहीं कर देंगे कि यहाँ 5, जैसे मान लो इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, अगर मान लो दे रखा 4:7:9:12 दे रखा है, हमने कहा अच्छा इसका उल्टा अनुपात बताओ, तो उल्टा अनुपात ये नहीं हो जाएगा 12:7:9:4, ऐसे नहीं होगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। उसको वही करेंगे 1/4 करके, इसके बाद 1/, ऐसे करके उल्टा करेंगे, इसके बाद उसका एलसीएम लेके हल करते हैं, ऐसे होता है। लेकिन इसमें क्या है कि छोटी डिजिट है, और क्या होता है इसमें एलसीएम लेने पे उतना रहता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, तो उसका करने का तरीका वैसे वही है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आया था, वो तुम्हारा गलत हुआ था, तो मैंने फिर से तुम्हारा रिमाइंड करा दिया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, तो अब हमारा 80 नंबर क्वेश्चन हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, 16 दिन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, 82 नंबर क्वेश्चन भी हो गया था, 83 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की। तो 84 नंबर क्वेश्चन तुमको नहीं आया। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा नहीं आया है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन देखते ज़रा क्या है। अब देखो 84 नंबर क्वेश्चन है, 84 नंबर क्वेश्चन तुम कर लोगे कब, जब तुम एलिगेशन मनीष भैया का पढ़ लोगे तब। ठीक है, मनीष भैया का जब एलिगेशन उन्होंने पढ़ा है, मैंने तो पढ़ लिया एलिगेशन, मैंने तो क्या है एलिगेशन ख़त्म कर लिया है। तो एलिगेशन क्या है कि तुम जब पढ़ लोगे तब ये क्वेश्चन तुमको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी जब एलिगेशन का ख़त्म कर लोगे तब और ज़्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, सबसे पहला एलिगेशन का क्या रूल होता है। एलिगेशन का रूल होता है कि तीनों चीज़ें क्या होती है, समान होती हैं। तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, समान। ठीक है, अगर हम सीपी रख रहे हैं, अगर सीपी रख रहे हैं तो तीनों सीपी रखेंगे, मतलब क्रैमूल रख रहे हैं तो तीनों क्रैमूल रखेंगे। अब जरा देखो जरा क्वेश्चन कह रहा है 2 प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर, 2 प्रकार के साधारण नमक है। ठीक है, 2 प्रकार के साधारण जिनकी दर है 7 रुपये 20 पैसा और 4 रुपये 40 पैसा प्रति किलोग्राम है। कह रहा है इसको किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण है वो इतने रुपए में बेचने पर, इतने रुपए में बेचने पर, यानी कि ये हमारा क्या दे रखा है एसपी, ये एसपी दे रखा है, ये हमारा क्या दे रखा है सीपी, ये भी क्या दे रखा है सीपी। 3 चीज़ें मालूम है, तो हमारा एक चीज़ एसपी दे रखा है, तो इसका मतलब उसको भी हम चेंज करेंगे, वो भी उसको भी हम क्या बनाएंगे एसपी ही बनाएंगे, उसको हम क्या बनाएंगे एसपी बनाएंगे। तीनों चीज़ें हम क्या, सॉरी मतलब कि ये जो एसपी है इसको क्या बनाएंगे सीपी बनाएंगे, तब हमारे तीनों क्या बन जाएंगे सीपी बन जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखो कह रहा है कि जब हम इसको 4 रुपये 40 रुपये में बेचते हैं, सॉरी ये कह रहा है कि जब इसको 6.3 रुपये में की दर से बेचते तो हमको इतने परसेंट का लाभ होता है, 16 से 2/3% का लाभ होता है। 16 प्लस का 2/3 यानी कि एक तरह से इसको ये लिखा हुआ है 16 से 2/3% लिखा हुआ है, 16 से ही 2/3% लिखा हुआ है एक तरह से ये। ठीक है, कन्फ्यूजन ना होना।
तो हमें पता है जैसे मान लो हमने कहा 10% लाभ पे कोई चीज़ बेची तो इसका मतलब कितने परसेंट पे बेचा, 110% पे बेचा। ठीक है, इसी प्रकार से 16 से ही 2/3% पे बेचा है, यानी कि 100 प्लस का 16 से ही 2/3%, यानी कितने में बेचा होगा, 100 प्लस का 16 से ही 2/3%, 16 38 48 49 50, 100 प्लस का 50/3%। हल कर लो जरा इसको, 3 से लोग 300, 350/3, 350/3 यानी 350/3, 350/3 बराबर कितने के, 6.3 के। 6.3 के हमको 100% निकालना है, क्योंकि CP निकालना, CP अपने आप में 100% होता है। तो इसलिए एक बराबर कितना हो जाएगा, 6.3 इंटू 3 बटे में कितना हो जाएगा, 350। इसलिए 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 का क्या करा लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे। ये पॉइंट हटाया तो ये 2 जीरो हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 7 पना 35 और 7 नहीं 63, 9 3 27, 27/5, 27 कितना आया, 5 आया। इसको हल करो, 5 पंजे 25 और 5 चौका 20, 5.4, यानी कि हमें ये निकल के आया कि ये इसका जो CP है कितना है, 5 रुपये 40 पैसा है, 5.4 है। तो तीनों का CP में पता चल गया, तीनों का CP पता चल गया, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। तीनों के CP में मालूम पड़ गया, तीनों के जो CP है वो हमको मालूम पड़ गए। तो पहले का क्या है, पहले का क्या है, 7 रुपये 20 पैसा है, पहले का क्या है, 7 रुपये 20 पैसा। दूसरा वाला क्या है, 4 रुपये 40 पैसा है। और मिश्रण कितने रुपये में बेच रहे हैं, मिश्रण हम बेचते हैं 5 रुपये 40 पैसे में, मिश्रण कितने में बेचते हैं, 5 रुपये 40 पैसे में बेचते हैं। तो इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ, घटा के लिख लो। जब घटा के लिखोगे तो जो इसको इससे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 7.20 से 5.40 घटाओगे तो कितना आएगा, 1.80 आ जाएगा। ये पॉइंट अगर हटाओगे तो 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10, 2 9 18, यानी कि 5:9 क्या आ गया, 5:9, यानी किस अनुपात में मिलाएंगे, 5:9 के अनुपात में हम मिश्रण को मिलाएंगे। ठीक है, इस 5:9 का मतलब समझ में आया क्या आया, 5:9 का मतलब ये आया है कि 7 रुपये 20 पैसे वाला, 7 रुपये 20 पैसे वाला अगर 5 किलो है तो 4 रुपये 40 पैसे वाला कितना किलो होगा, 9 किलो होगा। समझे, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज़, 84 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बाकी एलिगेशन जब पढ़ोगे तो उसमें भी सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं वो भी बताएंगे, वही चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये। ठीक है, फिलहाल मैंने जब एलिगेशन कराया था तब भी हम ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का करा चुके थे। ठीक है, तो वही चीज़ है, ये सब चीज़ें क्या है, रिवाइज चीज़ें, बहुत सारी रिवाइज चीज़ें हैं। अगर तुम रिवाइज चीज़ें का रिवीजन करने लगो सही से ना, तो तुम मैथ में कम से कम हर सेट में तुम्हारे 20 क्वेश्चन से कम सही नहीं होंगे, 25 क्वेश्चन सही होने लगेंगे, समझ लो। ठीक है, चलो ये 84 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो 84 नंबर क्वेश्चन तुमने अटैम्प्ट ही नहीं किया था, बताओ। ठीक है, कितना ईजी क्वेश्चन है मतलब। अब चलो 85 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन भी तुमने अटैम्प्ट ही नहीं किया। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखो 85 नंबर क्वेश्चन नहीं आया तुमको, कितना ईजी क्वेश्चन नहीं आया तुमको। 85 नंबर क्वेश्चन देखो जरा, कह रहा है कि 4 17 43 और देखो इसके बीच का अंतर कितने का है, देखो जरा घटाओ जरा, कितना आ गया 13। इसके बीच का अंतर कितने का है, 26। इसके बीच का अंतर कितने का है, 39। 17 में से 4 घटाओगे 13 आएगा, 43 में से 17 घटाओगे 26 आएगा, 82 में से 43 घटाओगे कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। इसी प्रकार 13 का पहाड़ा चला है, 13 दूना 26, 13 3 39 और 13 चौको क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 82 प्लस का 52, 82 प्लस का 52 जोड़ लो जरा, 2 2 4 और 8 5 13, कितना आ गया, 134 आ गया। कितना आ गया, 134। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी 132 आएगा, नहीं नहीं 134, ठीक है ऑप्शन 134 इसका आंसर हो जाएगा, 134। ठीक है, तो हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 85 नंबर क्वेश्चन था। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 85 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 134 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की। 89 नंबर क्वेश्चन जो है वो तुमने गलत कर रखा है। 89 नंबर क्वेश्चन का तुमने आंसर लगा रखा है डी फॉर डॉग, यानी कि 20,000 लगा रखा है। ठीक है, कितना ईजी क्वेश्चन है यार। कह रहा है कि यदि 2012 में चावल की कुल खपत जो है 2 लाख टन है, यदि 2012 में चावल की कुल खपत जो है 2 लाख टन है, यानी कि इन सबको परसेंटेज जोड़ोगे तो अपने आप में सब कितने होते हैं, 100%, सबको जोड़ोगे तो 100% ही आएगा। यानी कि जो कुल खपत दे रखा है, क्योंकि ये चार्ट भी किसका है, ये चार्ट भी है विभिन्न राज्यों में चावल की खपत को दर्शाता है, यानी कि ऑल ओवर बता रहा है वो, ऑल ओवर बता रहा है कि टोटल जो खपत है, टोटल जो खपत है वो हमारी कितनी 2 लाख टन है, 2 लाख टन है, कितनी है 2 लाख टन। ठीक है, तो यानी 100% की वैल्यू कितनी है, 100% की जो वैल्यू है हमारी, ठीक है 100% की जो वैल्यू हमारी 2 लाख टन है, कितनी है, 2 लाख टन है। ये 100% की वैल्यू 2 लाख टन, तो 1% बराबर कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यानी 1% हमारा बराबर हो जाएगा 20,000 के, सॉरी मतलब 2,000 के।
1% बराबर हो जाएगा 2000 के। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि अकेले चेन्नई में चावल की खपत कितनी है। चेन्नई में कितनी है 30%, और 30% बराबर निकाल लो। 30% बराबर कितना हो जाएगा 2000 इंटू कितना हो जाएगा 30, यानी कि 6 यानी कि 60,000, 60,000 टन हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60,000 टन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 60,000 टन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हमारा कौन सा नंबर था 89, 89 नंबर का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर 60,000। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन की। 90 नंबर क्वेश्चन में तुमने अटैम्प्ट ही नहीं किया 90 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो 90 नंबर क्वेश्चन भी कितना ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस अभी पिछले सेट में भी अगले सेट में भी इसका क्वेश्चन है। ठीक है, वो हम करा चुके हैं। तो वो कह रहा है कि ए को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है और 1/3 दान करता है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन है तो देखो यहाँ पे क्या है, बटे में 5 है और यहाँ बटे में क्या है 3 है। इनका एलसीएम कुल धन मान लो, इनका एलसीएम ले लो। 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा 15। तो हमने मान लिया कि इसके पिता के पास जो संपत्ति थी, पिता के पास जो संपत्ति थी पूरी, वो कितनी है, टोटल धन कितना है 15 है। टोटल धन कितना है 15, यानी ए के पिता, यानी कि पिता के पास संपत्ति टोटल कितनी 15 है मान लो। अब कह रहा है कि ए को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा मिलता है, यानी ए को कितना मिलता है, अपने पिताजी का 2/5 हिस्सा मिलता है, यानी 15 का 2/5 हिस्सा मिलता है। 5 से 15 यानी 6 मिलता है, यानी ए को, ये टोटल धन था 15, 15 में से ए को कितना मिल गया 6 मिल गया। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है जिसमें से वो 1/3 दान कर देता है। कौन, ए को मिला 6, मान लिया जाए ए को अगर 6 मिला है तो 6, ए को मिला है 6, तो ए क्या करता है कि जितना उसको पैसा मिला है उसका 1/3 भाग दान में दे देता है। ठीक है, तो ए जो है दान में दे देता है कितना 1/3 हिस्सा। 6 उसको मिला है, 6 का 1/3 भाग उसने दान दे दिया, 3 दूना 6 यानी कि 2 दान दे दिया है। ये जो उसने इतने रुपए दान दिए, मतलब हमारे हिसाब से 2 दान दे रहा है और सवाल में कितना दान दे रहा है इतना, यानी कि 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 16,858 के हो जाएगा। 2 बराबर कितना होगा 16,858 के हो जाएगा। 2 बराबर कितना है तो 1 बराबर निकाल लो, 1 बराबर निकाल लो, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 नौ 18, 1 बराबर हमारा निकल आया, 1 बराबर निकला है 8429 निकल आया। 1 बराबर कितना है 8429। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि पिता, उसके पिता की संपत्ति, कह रहा है कि उसको अपने पिता से कितने रुपए मिले थे। पिता की संपत्ति नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि ए को अपने पिता से कितने रुपए मिले थे। ए को कितना मिला था, हमारे हिसाब से 6 रुपये मिला था। तो 1 बराबर है 8429 के, इसलिए 6 बराबर, तो 8429 इंटू कितना हो जाएगा 6, इंटू कितना हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई करा लो। मल्टीप्लाई करा लो तो कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 50,574 रुपये आ जाएगा हमारा आंसर, 50,574 रुपये। क्लियर है इतनी बात, ये पॉइंट नहीं लगा, ये कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, 50 के बाद जो हल्का सा बिंदु टाइप का लग रहा है, बिंदु नहीं है, 50,574 इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, चलो तो हमने तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। 61 से 90 के बीच जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे फंसे थे सब हमने बता दिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बताए। ठीक है, बहुत ही मतलब कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है पूरा समझाने की। लेकिन तब भी अगर किसी भी वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हुआ करे, ना समझ में आया करे, तो कमेंट कर दिया करो, तो हम दोबारा उसको दूसरी वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय।